और अब बात श्रद्धा मर्डर केस की। आफ्ताब को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आफ्ताब को मेडिकल के लिए दिल्ली पुलिस की टीम लेकर आगे बढ़ी है और दिल्ली पुलिस की टीम अंबेडकर हॉस्पिटल में लेकर जाएगी। तो आफ्ताब को अंबेडकर अस्पताल में ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत सुनाई गई। दरअसल आज उसको अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही उसकी कोर्ट में पेशी कर दी गई, जिसके बाद कोर्ट ने उसे अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि श्रद्धा मर्डर के आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट सोमवार को ही हो सकता है। न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी आनंद तिवारी ने इस बात की जानकारी दी कि सोमवार को अंबेडकर अस्पताल में नार्को टेस्ट आफ्ताब का हो सकता है। इस दौरान एफएसएल के अधिकारियों की टीम भी वहां मौजूद रहेगी। 3 दिन आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, लेकिन आफ्ताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट में अब तक सच नहीं उगला है। के सवालों के जवाब अंग्रेजी में और कम शब्दों में वो दे रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आफ्ताब नार्को टेस्ट में सच उगलेगा, क्योंकि अब तक आफ्ताब जिस तरह का माइंड गेम खेल रहा है और पूरी मर्डर मिस्ट्री को उलझाए हुए है, उसमें अभी तक भी कोई सच सामने नहीं आया। सोमवार को श्रद्धा मर्डर का सामने आएगा सच। आफ्ताब का सोमवार को होगा नार्को टेस्ट। तीन दिन में करीब 15 घंटे के पॉलीग्राफ टेस्ट में श्रद्धा वॉकर हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब ने पुलिस को ना तो सवालों के सही जवाब दिए और ना ही हत्या से संबंधित सबूतों के बारे में सही जानकारी दी, जिनके बगैर कोर्ट में पुलिस आफ्ताब को हत्या का आरोपी नहीं साबित कर सकती। इसलिए अब पुलिस उसका नार्को टेस्ट कर हकीकत जानना चाहती है। साथ ही पुलिस को ये भी उम्मीद है कि जो मर्डर का अलाय कत्ल अभी तक नहीं बरामद हुआ है, उसके बारे में भी आफ्ताब बताएगी। सोमवार को आफ्ताब का नार्को टेस्ट हो सकता है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने एफएसएल से संपर्क साध लिया है। लेकिन इससे पहले दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट का आखिरी सेशन भी पूरा कराया जाए। लेकिन अगर ये सेशन भी नहीं होता है तो पूरी संभावना है कि सोमवार को दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा और पुलिस को उम्मीद है कि इसी नार्को टेस्ट के जरिए कत्ल का पूरा सच सामने आ सकता है। नार्को टेस्ट आमतौर पर किसी आरोपी से सच्चाई जानने के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले व्यक्ति को सोडियम पेंटोथल, स्कोपोलाइमाइन और सोडियम अमाइटल जैसी नशे की दवाएं देकर अर्ध बेहोशी की हालत में किया जाता है। दवाओं के असर से व्यक्ति की इमेजिनेशन पावर शून्य हो जाती है और उसकी संवेदनाएं भी खत्म हो जाती हैं। इस स्थिति में व्यक्ति किसी भी सवाल का जवाब सोच पाने की स्थिति में नहीं होता। सिर्फ वही बता सकता है जो कुछ उसके दिमाग में पहले से मौजूद है। ऐसे में किसी भी घटना के बारे में सही जवाब मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। एनेस्थीसिया के स्टेज में होने की वजह से वो अपना ध्यान भी नहीं भटका सकता, इसलिए वो सिर्फ सच ही बोलता है। इसीलिए पुलिस सच जानने के लिए नार्को टेस्ट कराती है। 3 दिन तक चले आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट की दिल्ली पुलिस और एफएसएल के अधिकारी समीक्षा करेंगे और इसी समीक्षा के आधार पर आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराया जाएगा। इस समीक्षा के आधार पर नार्को टेस्ट में उन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की जाएगी जिनका जवाब पॉलीग्राफ टेस्ट में बाहर नहीं आ पाया है। जैसे श्रद्धा का कत्ल क्यों किया गया, कहां किया गया और किस मकसद से किया गया, किन हथियारों का श्रद्धा के कत्ल में इस्तेमाल हुआ और सबसे बड़ा सवाल, आफ्ताब ने श्रद्धा के कत्ल के जो टुकड़े कहां फेंके, जो टुकड़े अब तक दिल्ली पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। नार्को टेस्ट कैसे किया जाता है? नार्को टेस्ट के लिए सबसे पहले कोर्ट से इजाजत लेनी होती है। इसके बाद आरोपी से सहमति मिलने के बाद उसका मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल में ब्लड प्रेशर, पल्स, ब्लड फ्लो और उसकी मानसिक स्थिति की जांच होती है। आरोपी का ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी किया जाता है। इसके बाद आरोपी को दवा देकर आधा बेहोश किया जाता है।
आरोपी को आधी बेहोशी की हालत में पहुंचाने के बाद उससे सवाल जवाब शुरू होता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मेडिकल की टीम के साथ ही पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम के अधिकारी भी मौजूद होते हैं, जो नार्को टेस्ट के दौरान आरोपी के जवाबों की जांच करते हैं। जांच के दौरान मनोवैज्ञानिक, ऑडियो वीडियोग्राफर भी मौजूद होते हैं और नार्को टेस्ट पूरी तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब से 14 दिनों की पूछताछ में बहुत सारे सवाल किए गए। हत्या के सबूत के सुराग तलाशे गए। आफ्ताब के सच और झूठ के बीच पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया गया। लेकिन पुलिस अब भी उन सबूतों से दूर है जो आफ्ताब को फांसी के फंदे तक पहुंचा सके, क्योंकि आफ्ताब का बुखार श्रद्धा के मर्डर का सच सामने से रुकावट बना हुआ है। तेईस नवंबर 4 घंटे तक पॉलीग्राफ टेस्ट, 24 नवंबर 8 घंटे तक पॉलीग्राफ टेस्ट, 25 नवंबर 2.5 घंटे तक पॉलीग्राफ टेस्ट। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब को दोषी साबित करने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट अहम कड़ी थी, क्योंकि पुलिस आफ्ताब के सच और झूठ की उस बारीक कड़ी में उलझी है जिसमें कत्ल का पूरा सच छिपा है। श्रद्धा हत्याकांड की पहेली को सुलझाने के लिए आफ्ताब का 3 राउंड पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया, जिसमें करीब 15 घंटों की पूछताछ हुई। लेकिन पुलिस के साथ साथ एफएसएल टीम भी आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए उससे सच नहीं उगलवा पाई, और यही वजह है कि अब आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आफ्ताब ने जिस तरह कत्ल की साजिश रची, उसे लेकर ये कहा जा रहा है कि उसके दिमाग में आगे का प्लान भी तैयार था, और आशंका जताई जा रही है कि श्रद्धा के मर्डर के बाद आफ्ताब ने लगातार अपने बचाव के सारे तौर तरीकों पर रिसर्च की थी, जिसमें पॉलीग्राफ टेस्ट से कैसे बचा जा सकता है उस पर भी रिसर्च की। जांच टीम के सूत्र बता रहे हैं कि आफ्ताब ने इंटरनेट पर पॉलीग्राफ टेस्ट को अच्छी तरह पढ़ा है, इसलिए पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान उसने हर सवाल का जवाब बेहद सोच समझ कर दिया है। दावा ये भी है कि श्रद्धा का मर्डर 6 महीने पहले हुआ। ऐसे में आफ्ताब ने खुद को पूरी तरह से हर सवाल के लिए तैयार कर लिया था। क्या सवाल पूछे जा सकते हैं और उनका कितना जवाब देना है, ये उसे पूरी जानकारी थी। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने हर सवाल पर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। हर सवाल से पहले आफ्ताब चुप हो जाता था और उसके बाद जवाब देता था। बार बार तबीयत खराब का बहाना बनाता रहा। आफ्ताब हर सवाल का जवाब देने से पहले कभी खांसिया करता था या पानी मांगने लगता था। आफ्ताब तबीयत खराब होने का बहाना कर रहा है या वाकई उसकी तबीयत खराब है, डॉक्टरों की एक टीम इससे भी मॉनिटर कर रही है। इससे पहले आफ्ताब को रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने आफ्ताब को बुखार और अन्य कॉम्प्लिकेशन से जुड़ी दवाइयां दी ताकि वो आगे के टेस्ट के लिए फिट हो सके। पॉलीग्राफ टेस्ट करने वाली टीम आफ्ताब के रवैये से बेहद हैरान है, क्योंकि वो उसके मानसिक लेवल को पकड़ नहीं पाए। इसलिए पॉलीग्राफ टेस्ट में एक एक सवाल को बार बार और अलग अलग एंगल से पूछा गया, जिससे कि आफ्ताब सच उगल दे। लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट में आफ्ताब के बॉडी इंडिकेशन से पुलिस की टीम को कोई मदद मिलती नहीं दिख रही है। एफएसएल की टीम ने पॉलीग्राफ टेस्ट में पुलिस के सामने आफ्ताब से हर वो सवाल किया जिससे इस केस की हर कड़ी को जोड़ा जा सके और आफ्ताब का गुनाह साबित किया जा सके। आफ्ताब से पूछा गया कि श्रद्धा से दोस्ती कब हुई। क्या वो आए दिन श्रद्धा से मारपीट करता था? क्या श्रद्धा ने पुलिस को आफ्ताब की शिकायत का लेटर लिखा था? श्रद्धा का मर्डर क्यों किया? श्रद्धा की हत्या में इस्तेमाल हथियार कहाँ हैं? एफएसएल सूत्रों के मुताबिक क्राइम थ्रिलर सीरीज देखकर ही आफ्ताब ने मर्डर के बाद एक कहानी गढ़ने का प्लान बनाया था। दावा है कि आफ्ताब ने पूरी प्लानिंग करके मर्डर किया और फिर श्रद्धा के दोस्तों, परिवार वालों से लगातार बात कर उन्हें यह जताता रहा कि श्रद्धा जिंदा है। आफ्ताब इसी प्लान की वजह से लगातार श्रद्धा के दोस्तों से फोन और सोशल मीडिया पर बातचीत करता रहा और ये दिखाता रहा कि वो उसे छोड़कर जा चुकी है।
ने श्रद्धा की हत्या अचानक गुस्से में आकर नहीं की, बल्कि बकायदा इसके लिए पूरी प्लानिंग तैयार की गई। ऐसा दावा इसलिए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, आफताब बेहद शातिर है क्योंकि उसने श्रद्धा को ठिकाने लगाने का प्लान काफी पहले बना लिया था। आफताब के दिमाग में था श्रद्धा के मर्डर का प्लान। 2 साल पहले लिखी गई श्रद्धा के मर्डर की कहानी। मुंबई में आफताब और श्रद्धा के बीच प्यार परवान चढ़ा। दोनों परिवार के विरोध के बावजूद साथ रहने लगे और फिर श्रद्धा के सामने धीरे धीरे आफताब के वैश्यपन की सच्चाई खुल गई। आफताब आए दिन किसी न किसी बात पर श्रद्धा से झगड़ा करता था, उसे मारता पीटता था। ये बात श्रद्धा ने अपने दोस्तों को भी बताई थी। आफताब का टॉर्चर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो लगातार उसके साथ मारपीट कर रहा था और तंग आकर श्रद्धा ने 2020 में एक शिकायत पुलिस को भी दी थी, जिसमें उसने इस बात का जिक्र किया था कि अगर आफताब को नहीं रोका गया तो वो उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा। हालांकि बाद में श्रद्धा ने आफताब के दबाव में आकर ये शिकायत वापस ले ली थी। लेकिन शायद आफताब ने उसी दिन ठान लिया था कि वो श्रद्धा की हत्या कर देगा और फिर उसके शव को टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक देगा। और ऐसा करने के लिए आफताब ने बहुत रिसर्च की, क्योंकि श्रद्धा को घूमने फिरने का शौक था और वो श्रद्धा को उत्तराखंड और हिमाचल की वादियों में घुमाने ले गया। आफताब ने श्रद्धा को यह यकीन दिलाया कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। इसके बाद दोनों ने दिल्ली में बसने का फैसला किया। 8 मई को आफताब और श्रद्धा दिल्ली पहुंचे और दोनों महरौली के फ्लैट में शिफ्ट हो गए। लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद आफताब अपने वही पुराने रवैये पे वापस आ गया। जानकारी के मुताबिक कत्ल से 10 दिन पहले भी आफताब और श्रद्धा के बीच जमकर मारपीट और झगड़ा हुआ था। आफताब 8 मई को ही श्रद्धा का गला घोंटना चाहता था, लेकिन उस दौरान श्रद्धा इमोशनल होकर रोने लगी और ये देखकर आफताब के कदम पीछे हट गए। लेकिन आफताब के दिमाग में श्रद्धा को ठिकाने लगाने का प्लान मौजूद था। आफताब ने मौका पाकर 18 मई को उसका गला घोंट दिया और इसके बाद उसके शव के 35 टुकड़े किए। उन्हें महरौली और छतरपुर के जंगलों में एक एक करके फेंक दिया। क्योंकि श्रद्धा अपने पिता से बात नहीं करती थी, इसलिए पिता को श्रद्धा की खैर खबर उसके दोस्तों से मिलती थी। लेकिन 6 महीने तक जब श्रद्धा की कोई खैर खबर पिता को नहीं मिली तो वो परेशान हो गए। नहीं, ये तो मिसिंग हुई है तो आपको तो कंप्लेंट लेनी है, तो आप जरा कोशिश कीजिए। जी जी, मेरे साथ जब भी वो दिल्ली पुलिस के सामने खड़ा किया तब उसने मुझे बताया कि श्रद्धा इज नो मोर। तो फिर बाद में मुझे तो वो शॉक लगा सुन के, तो बाद में उसने मुझे बताया कि ये मैंने उसका मर्डर किया है। आफताब ने श्रद्धा के मर्डर को छिपाने की बहुत कोशिश की। श्रद्धा के मोबाइल फोन से उसके दोस्तों और जानकारों से चैट करता रहा ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे, जबकि अपने दोस्तों को बताता रहा कि श्रद्धा उसे छोड़कर जा चुकी है। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में शक की सुई आफताब पर गई, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया और सख्ती बरतने पर आफताब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उसी ने श्रद्धा की हत्या की और शव के टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया।